हेलो हेलो। अगर आप तक मेरी आवाज़ अगर नहीं पहुंच रही तो कृपया कमेंट कर बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। और अगर आवाज़ आना शुरू हो गया तो फिर एक बार मैं खबरों की इस सिलसिले को शुरू करता हूं। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। मैंने 2-3 दफ़ा अभी लाइव होने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, या फिर बदली या मौसम का तकाजा हो, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंच रही हो। लेकिन अब शायद समस्या का समाधान हो गया है, आप तक आवाजें आ रही हैं। तो चलिए खबरों की बात करते हैं। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमारा जो चांद है, उस चांद की धरा पर वो किस प्रकार से मून वॉक कर रहा है। 8 मीटर की दूरी उसने कल के तारीख तक तय कर लिया था और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमें निकाल कर दी है। इस दौरान जो इसरो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन सभी के चेहरों पर खुशी और एक नई होप, एक नई जिज्ञासा चांद को जानने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। कल जिस प्रकार से अगर हम रवीश कुमार की बात करें, चाहे हम अभिषार शर्मा जी की बात करें, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की बात करें, इनके द्वारा लगातार जब इस बात की जानकारियां दी गई कि किस प्रकार से ये जो सफलता है, जो देश की सफलता है, जो हमारे वैज्ञानिकों के, इसरो वैज्ञानिकों की सफलता है, उस सफलता को एक ऐन वक्त पर जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की धरा पर लैंड कर रहा था, उस समय मोदी जी का आना, टीवी स्क्रीन पर आना और लगभग 10 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण देना, ये किसी ना किसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों को जो मिलने वाला जो हौसला अफजाई था या उनको जो बधाइयां थी, उस पर किसी न किसी प्रकार से मोदी जी का ग्रहण सा लग गया था। उसके बाद से लगातार कुछ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस बात को समझते हुए हमारे वैज्ञानिकों का इंटरव्यू लिया गया, वैज्ञानिकों से राय जाना गया। अगली कड़ी में हम कहाँ जाने वाले हैं, इसकी भी जानकारियां निकल कर सामने आई। तो इस दौरान मैं आपको बता दूं कि अब चांद के बाद दूसरा जो हमारा बड़ा स्पेस में हमारा लॉन्चिंग होने वाला है, स्पेस मिशन की ओर हम बढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले है अब हमारा सूरज। जी हाँ, हमारे इस ब्रह्मांड में जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल का एकमात्र तारा है सूर्य। और अब उस सूर्य की जानकारी लेने की जिज्ञासा में वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी यान की तैयारी कर ली गई है, रॉकेट की तैयारी कर ली गई है। वहां पर हम मशीन भेजने वाले हैं अपना, उस रॉकेट को भेजकर वहां पर से भी हम जानकारियां निकालने वाले हैं। बहरहाल इस बारे में और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रज्ञान का मून वॉक जारी, 8 मीटर की दूरी तय कर चुका है। चंद्रयान 3 इसरो ने जारी किया, लैंडर विक्रम से इस दौरान आपको बता दें कि लैंडर जो मॉड्यूल के सभी पेलोड ने भी शुरू किया है काम। जी हाँ, अब जो हमारे विक्रम, अगर लैंडर की अगर बात करें, जो ऊपर से आकर चांद की धरती पर वो एक जगह खड़े हो गया है, अपने 4 पैरों में खड़ा हुआ है, उसके अंदर से जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो बाहर निकल गया है। अब वो चांद पर कहीं पर भी आसपास 500 मीटर के दायरे में घूम सकता है और घूम घूम कर जानकारियां एकत्र कर सकता है। लेकिन अगर हम विक्रम लैंडर की बात करें, जो ऊपर से नीचे की ओर आकर एक जगह खड़ा हुआ है, वो वहीं पर खड़े खड़े वहां चांद की जानकारियां निकालेगा। लेजर लाइट के थ्रू अंदर में किस किस प्रकार के धातु हैं, अधातु हैं, इन सब के बारे में जानकारी वो निकालेगा। बहरहाल आज इसरो के वैज्ञानिकों से फिर मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात अलग है कि उस दिन वे जो है वो दक्षिण अफ्रीका की धरा से वो लाइव होकर वैज्ञानिकों को संबोधित किया था, पूरे देश को उनके द्वारा संबोधित किया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर इसरो की टीम को बधाई देने के लिए शनिवार सुबह बेंगलुरु आएंगे। मोदी जी की अगर बात करें तो इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में 1 घंटा रुकेंगे और इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो आयुष्मान में छत्तीसगढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार को पीछे छोड़ा, इस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की 66% से ज्यादा आबादी के पास इस वक्त आयुष्मान कार्ड है। जी हाँ, 3 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अब तक 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कार्ड इशू किए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं और अभी भी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से 3-4 गुना आबादी वाले बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात हैं पीछे। जी हाँ, अगर हम आगे की बात करें तो राखी के लिए रद्द होने वाली हैं 7 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। जी हाँ,
अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेलवे के द्वारा बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान 7 ट्रेनों को चलाने का फैसला भी लिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे पुतिन। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत नहीं आएंगे पुतिन, इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत नहीं आएंगे। रूस ने बयान जारी कर कहा कि पुतिन की सितंबर में शिखर सम्मेलन के लिए भारत जाने की कोई योजना नहीं है। दरअसल पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने युद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। जी हाँ, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन जो हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं, वे भारत आने वाले थे, लेकिन भारत आने से उनके द्वारा अभी फिलहाल मना कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। चीन के अनुरोध पर हुई ब्रिक्स से इतर मोदी जिनपिंग की मुलाकात। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के दौरे में थे हमारे मोदी जी, और वहां से फिर वो ब्राजील के दौरे पर चले गए, और वहां पर उन्होंने किस प्रकार से मुलाकात करी चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनसे। तो इस प्रकार से आप निकल कर सामने आ रही है खबर कि भारत ने बीजिंग का दावा किया खारिज, कहा पड़ोसी देश का आग्रह पहले से था लंबित। यह था बीजिंग की तरफ से जारी किया गया बयान। मैं आपको बयान पढ़कर सुना रहा हूं। बीजिंग की ओर से कहा गया था कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी जी की मुलाकात भारत की पहल पर हुई थी। शी ने इस दौरान जोर दिया कि भारत चीन संबंधों में सुधार साझा हितों को बढ़ावा देगा, साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी जारी किया जाएगा। ये स्थिरता के लिए भी यह मुलाकात क्या है, जरूरी है। इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कई कलेक्टर एसपी से चुनाव आयोग है नाराज। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव है। अभी 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होना है। इस दौरान चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा का शासन नहीं है, एक लंबा अरसा उनका रहा है, उसके बाद किसी प्रकार से भूपेश बघेल की जो कार्यप्रणाली है उससे अभी जनता काफी खुश नजर आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस के गढ़ पर भाजपाई जो ताला है उसको खोलने के लिए उनके द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सबसे पहली जो कड़ी है वो है अधिकारियों को अपने आगोश में लाना। जो चुनाव आयोग पर नाना प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि दोनों पार्टियों के द्वारा अपने बयानों में ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने वाला है या कराना चाहिए, और हम उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन ये आम जनमानस में ये भ्रांतियां हैं, इस प्रकार की किंवदंतियां हैं, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो सभी के अधीन है। सारे विभागों की अगर बात करें, ईडी, सीबीआई, इस प्रकार की जो बड़ी संस्थाएं हैं, ये सभी गवर्नमेंट के अधीन होते हुए अब ये काम कर रही हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार छापेमार की कार्रवाइयां की जा रही हैं, और किसी प्रकार से चुनाव में जो परिणाम आने का जो अंदेशा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उस अंदेशों को ये किसी प्रकार से थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इस चुनाव में किसी भी प्रकार से भाजपा को जिताने के लिए लगातार ये दांवपेच लगा रही हैं। उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब अधिकारी जो कि चुनाव के दौरान सबसे अग्रणी भूमिका में रहेंगे, जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में ये चुनाव का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, वोट डाले जाएंगे, मशीन जमा किए जाएंगे, शांति बरकरार रखा जाएगा, किसी प्रकार से वोटों का हेरफेर ना हो, इस प्रकार की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के ऊपर होगी। तो इस दौरान चुनाव आयोग के द्वारा कुछ कलेक्टर और एसपीओ के ऊपर नाराजगी जाहिर की गई है, क्योंकि वे चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कांग्रेस के खेमे के हों, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अधिकारीगण हो, तो वो किसी प्रकार से अपने उस पार्टी को बेनिफिट देने के लिए लगातार प्रयास कर सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग उनके ऊपर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने की बातें कही हैं। जी हां, आपको बता दें कि शराब, ड्रग्स व नकदी जब्ती की कार्रवाई कम होने पर जताई है नाराजगी। जी हां, आदर्श आचार संहिता का इंतजार न करते हुए तत्परता से कार्रवाई करने को कहा गया है। जी हां, आचार संहिता की अगर बात करें तो आगामी महीनों में, सितंबर के माह में ये आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में, और किसी भी प्रकार का कैंपेनिंग, प्रचार प्रसार, ये सभी चीजों पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन
चूंकि इस प्रकार से आचार संहिता की घोषणा होना है, इसलिए उससे पहले ही, आचार संहिता की घोषणा से पहले ही चुनावी जो खेमा है या जो पार्टियां हैं, वो पार्टी अपने लोगों तक, अपने बूथों तक, अपने बूथ क्षेत्र तक, अपने विधानसभा क्षेत्र तक वे ये सभी प्रकार की जो मादक पदार्थ हैं, नशीले जो पदार्थ हैं, उनको पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसीलिए चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रकार की गाड़ियों पर या इस प्रकार के लोगों पर धरपकड़ की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से जो वोट पड़ने वाले हैं, जिस प्रकार से जनता अपना सरकार बनाना चाह रही है, चुनना चाह रही है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सबसे पहले भारत ग्रीस के बीच रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत, कृषि रक्षा में बढ़ेगा सहयोग। जी हां, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे, वहां से फिर वे ग्रीस चले गए और ग्रीस में वहां के राष्ट्रपति के द्वारा उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों और थाप के साथ भारत का फेमस राष्ट्रीय गीत अगर हम बात करें तो वंदे मातरम वहां पर गूंज उठा और वहां पर एथेंस में भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस के पीएम प्रधानमंत्री किरियाकोस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में यह फैसला लिया गया कि किस प्रकार से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेला रोपाऊ से मिले। राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने को ग्रीस और ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। जी हाँ, चंद्रयान की सफलता को मानवता की जीत भी उन्होंने कहा। ग्रीस के राष्ट्रपति सकेला रोपोऊ, देखिए जो नाम है बहुत लंबे लंबे नाम है, इसलिए हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ब्राइटनेस में बैठा हुआ हूँ, ऊपर में बैठा हुआ हूँ और ये छोटे अक्षर जो हैं वो उतने स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बता सकूं। इस दौरान ग्रीस के राष्ट्रपति की ओर से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दी गई शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया और कहा यह केवल भारत नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत है। तो इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। इसके बाद अगर हम नवोदय विद्यालय की अगर बात करें तो नवोदय विद्यालय में दलित छात्र का शव कक्षा में फंदे से लटका हुआ मिला। जी हां, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 शिक्षकों पर केस भी दर्ज किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जयपुर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, वहां से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 10वीं के छात्र की मौत हो गई है। मामले में अभी कोई गिरफ्तारी की स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन 2 शिक्षकों पर केस जरूर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा इलाके में जवाहर नवोदय विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक दलित छात्र का शव क्लासरूम के फंदे से लटका हुआ पाया गया है। मामले में 2 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिक जो शिकायत है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि घटना बुधवार की है। छात्र के परिजनों ने 2 आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना देते हुए शव लेने से इनकार भी कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लद्दाख के लोगों के मुद्दे संसद में उठाएंगे, उनकी राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है। उनकी राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मोदी शासनकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या मोदी जी के भाजपाइयों के द्वारा ये बातें कही जाती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 के बाद से, तो किसी भी प्रकार से हमारे भारत देश के पड़ोसी जो राज्य हैं या पड़ोसी जो देश हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार से हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसको पार नहीं किया गया। बॉर्डर में किसी प्रकार का बेजा कब्जा या किसी प्रकार का वो घुसपैठ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी का इतना प्रभावी व्यक्तित्व है, उनका इतना पावरफुल व्यक्तित्व है, जिसके डर से आज तक न पाकिस्तान एक कदम आगे हमारे भारत की ओर बढ़ा सका और ना ही चाइना। ये इस प्रकार की बातें उनके द्वारा कही जाती है, लेकिन हकीकत बात की जानकारी निकलकर सामने आई। वैसे तो दबी जमान पर बहुत सारे सोशल मीडिया के आधार पर ये बातें कही जा रही थी कि किस प्रकार से चीन ने एक लंबा सा एक बड़ा सा एरिया अपने अधीन कर लिया है और लगातार भारत की तरफ वो बढ़ रहा है। लेकिन ये बातें स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आई जब राहुल गांधी अभी लद्दाख के दौरे पर थे। वे उस क्षेत्र में गए जिस क्षेत्र में इस प्रकार की जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी। तो
राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन सीमा का मुद्दा उठाया। जी हाँ, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा गलत है कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। जी हाँ, तो इस पे आपको बता दें कि जनसभा के दौरान गांधी ने लेह आधारित अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के समर्थन भी दिया है, जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा पाने और सुरक्षा उपायों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को केंद्र शासित प्रदेश की संसाधन संपन्न भूमि उसके कारपोरेट मित्र को नहीं सौंपने देगी। कारपोरेट मित्र का मतलब आप समझ रहे हैं किस प्रकार से अडानी की बातें उनके द्वारा फिर से उठाई जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों ने उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि, संस्कृति और भाषा के लिए सुरक्षा उपायों, बेरोजगारों, काम न कर पाने वाले करगिल हवाई अड्डा और सेल फोन कवरेज की समस्या के बारे में बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उद्योगपति गौतम अडानी के लिए आपकी जमीन लेना चाहती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी हाँ, इस प्रकार से जब लद्दाख गए हैं राहुल गांधी, तब ये बातें निकलकर सामने आ रही है। वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ उनकी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर किस किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। तो समस्याओं में जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया, उसमें वे बता रहे हैं कि यहाँ पर नेटवर्क की समस्या है, वहाँ पर ज़मीन हड़पने की समस्या है, वहाँ पर शिकायत करते हैं तो वो शिकायत दर्ज नहीं किया जाता और किसी भी प्रकार से अडानी जो है, अडानी ग्रुप है, वो वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए देखा जा रहा है। यही वजह है कि वहाँ के लोग जो हैं वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन बातों को संसद भवन में भी उठाने की बातें राहुल गांधी के द्वारा करी गई हैं। अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात और गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर रही हैं। लगातार कैंपेनिंग चल रहा है, मुद्दों की बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस बार किसी शिक्षित पार्टी को ही आप अपना वोट दें ताकि एक शिक्षित सरकार बनाई जा सके और मुद्दों की बातें करी जा सके। आपको धर्म की आड़ पे, आपको नाना प्रकार के जो प्रलोभन हैं, जो कभी भी आपके काम नहीं आने वाले, ऐसे प्रलोभन देकर आपके वोट को छीनने की कोशिश की जाती है, आपके मनोदशा को बदलने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लालचों से बचते हुए इस बार शिक्षित पार्टी को वोट देने का अपील करती है या संवैधानिक ढांचे पर जो खरी उतरने वाली पार्टी है उस पार्टी को चुनाव जीत कर लाने की बातें कहती है। तो ऐसे पार्टी को दबाने के लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा नाना प्रकार के प्रपंच रचाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर आप जानते हैं कि हर राज्य में राज्यपाल एक तरह से राष्ट्रपति का अग्रदूत होता है, राष्ट्रपति को सूचना देने वाला होता है। हर राज्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की भूमिका एक मुख्यमंत्री अदा करता है, वैसे ही राष्ट्रपति की भूमिका राज्यपाल राज्य में अदा करता है। तो जब मुख्यमंत्री की बात करें तो वो डायरेक्ट चुनाव के थ्रू आता है, लोगों के द्वारा वोट पाकर वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होता है। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें तो वो केंद्र शासन या केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है और उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पर पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दे डाली है। जी हाँ, मुद्दे क्या है, किस आधार पर वो लगाना चाह रही है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब जो है वो हमेशा से नशा के लिए, नशा के व्यापार के लिए, नशा के दोहन के लिए बहुत ही फेमस राज्य है, जिस कुरीति को दूर करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी और मान सरकार के द्वारा, भगवंत मान सरकार के द्वारा लगातार कड़े कदम उठाए जा रही हैं, जिसको लेकर सवाल पूछा गया था। राज्यपाल के द्वारा उनको लेटर लिखकर बहुत सारी जानकारियां मांगी गई थी और उन जानकारियों के मद्देनजर अब जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की बातें कही जा रही है। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है भगवंत मान साहब के ऊपर कि राज्यपाल ने जो उनसे सवाल पूछा था, जो जवाब मांगा था, वो जवाब अब तक मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं दिया गया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा उनके द्वारा की जा रही है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ही कांग्रेस के सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैंने आपको खबर की शुरुआत में ही कहा था कि किस प्रकार से कांग्रेस या
अन्य जो दल हैं जिनके द्वारा मुद्दों की बातें कही जा रही हैं, मुखरित होते हुए अपनी आवाजें उठाई जा रही हैं, जो गलतियां कर रही हैं या जिस प्रकार से ये अपनी रणनीति थोपने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो उनके उस प्रोपेगेंडा को यहां पर कांग्रेस के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। और इस दौरान अगर हम बताएं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान अभी दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में यहाँ के हालातों की जानकारी देने के लिए वहां पर गए थे, किस प्रकार के छत्तीसगढ़ में हालात पैदा कर दिए गए हैं। उनके बर्थडे के दिन ईडी का छापा उनके कलीजों के ऊपर पड़ा और किस प्रकार से उनकी गिरफ्तारियां हुई। एक तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में ये बातें निकल कर सामने आई कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया गया भूपेश बघेल को। उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके जो करीबी हैं, जो मित्र हैं, जो उनके उस राजनीति की जो बिसात है उसको वो रखते हैं, राजनीतिक योजना बनाते हैं। आगामी दिनों में चुनाव है, इसको लेकर भी लगातार मंथन और मीटिंग्स जारी थे। तो किसी भी प्रकार से उससे विफल करने के लिए, उसे असफल करने के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हुए उनको एक बड़ा तोहफा दिया गया था। उनके राजनीतिक सलाहकार को ईडी का छापा पड़वाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अगर बात करें, आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर इस बार की अगर हम छत्तीसगढ़ के चुनाव की अगर बात करें, विधान सभा चुनाव की बात करें, तो भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुक्रवार को कहा था कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के साथ उनके रिश्ते सामान्य हैं और आगे भी रहेंगे, तथा मुख्यमंत्री का फैसला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आला कमान करेंगे, जो कि मान्य होगा। तो ये स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रही है कि किस प्रकार से कांग्रेसी खेमा जो अब है, अब लगातार सुधरता नजर आ रहा है। बीते दिनों कुछ गलतियां उनके द्वारा, आला कमानों के द्वारा भी गलतियां करी गई, लेकिन अब अपनी गलतियों से वो सीखते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का वंशवाद कम से कम देखा नहीं जा रहा। स्वयं भूपेश बघेल ने कह दिया है कि अगली बार अगर कांग्रेस अगर चुनाव जीतकर छत्तीसगढ़ में आती है तो ये जरूरी नहीं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री हो, कोई और भी हो सकता है जिसका फैसला आला कमान करेंगे और वो सबको मान्य होगा। टीएस सिंहदेव साहब के बारे में भी बातें आई थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें बिठा दिया गया। थोड़ी नाराजगी देखी गई कांग्रेसी खेमे में, लेकिन हो सकता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वापस से अगर कांग्रेस सरकार बनाती है छत्तीसगढ़ में तो टीएस सिंहदेव भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन देखे जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो भूपेश बघेल साहब हैं दिल्ली दौरे पर हैं, वहां पर महासचिव प्रियंका गांधी को संसद में देखना चाहते हैं भूपेश। जी हाँ, तो इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई। अगर हम अब अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से डिप्टी डायरेक्टर के साथ धक्का मुक्की ईडी ने दुर्ग एसपी को भेजी है शिकायत। अभी छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई के लगातार छापे पड़ रहे हैं। इसके मद्देनजर अगर आपको बताएं, सटोरियों के अवैध खातों की जांच की जा रही है। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर के साथ धक्का मुक्की की गई है। ईडी ने दुर्ग एसपी को भेजी है अपनी शिकायत। इसके अलावा अगर मैं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो केशकाल में टेकाम भाजपा प्रत्याशी होंगे, घोषित हो चुके हैं। जी हाँ, अगर पूरी जानकारी आपको बताएं तो भाजपा ने अपने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। केशकाल विधानसभा से हाल ही में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए नीलकंठ टेकाम, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनके द्वारा इनको केशकाल से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। पूर्व आईएएस अफसर टेकाम को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 21 विधानसभा के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। टेकाम 4 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही उन्हें प्रत्याशी बनाने की संभावना जताई जा रही थी और अब उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है केशकाल से। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ये है पहली तिमाही में अच्छी रहेगी विकास दर, महंगाई को नियंत्रित करना प्राथमिकता होगी। ये बता रहे हैं निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी अभी वित्त मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिकूल हालात के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की गति सबसे तेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखित अगर पत्रों की बात करें तो हर जगह पर वो बताते हैं कि हम जीएसटी में किस प्रकार से बहुत आगे आ रहे हैं, हम फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, बैंक की जो कंडीशन थी, हम उस पर कितने खरे उतर रहे हैं, कितने अच्छे आ रहे हैं। हर जगह पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
लेकिन महंगाई की मार, अगर आम जनता की बात करें तो महंगाई की मार हम झेल रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के दाम, अनाजों के दाम इतने महंगे हो गए हैं। उसके बावजूद जो हमारा जीडीपी है, जो ग्रोथ होना था, उस ग्रोथ में कितनी कमी देखी गई, कितनी समस्याएं हमने फेस किया अभी बीते दिनों। अगर कोरोना काल की बात करें, कोरोना से उबरने के बारे में के बाद की अगर बात करें, तो उसके बाद अगर इनसे सत्तारूढ़ सरकार से, केंद्र सरकार से जब सवालें की जाती हैं कि किस प्रकार से आप महंगाई के लिए काम करेंगे, किस प्रकार से जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, तो इनको समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अब चुनाव है, तो इस चुनाव के दौरान उनके द्वारा अब इस प्रकार के बयानें दी जा रही हैं कि हम महंगाई कंट्रोल करने की ओर अग्रसर हैं। हम जीडीपी को अगर बात करें तो जीडीपी बिल्कुल हमारा कम हो रहा है, कम है, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा हमारा जीडीपी बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है, ये कहना है। ये वैसा ही कहना है जिस प्रकार से कांग्रेसी शासनकाल में इतनी सारी घटनाएं घटी, अब हमारे शासनकाल की अगर तुलना उससे करोगे तो हमारी शासनकाल में घटने वाली घटनाओं की संख्या कम है, ये कहकर इनका जवाब पूरा हो जाता है। बहरहाल अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। नफरती भाषण पर अंकुश के लिए नियमों को सख्त करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, केंद्र को राज्यों से 2018 के निर्देशों के अनुपालन पर 3 हफ्ते में विवरण मांगे गए हैं। जी हां, अडानी हिंडनबर्ग मामले के 24 जांचों में से 22 अंतिम प्रकृति के हैं। सेबी ने सौंपी है अपनी रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्राजील के बदले रुख ने पलट दी बाजी। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जब नरेंद्र मोदी अपने प्राइवेट विमान से जब वहां पर उतरे, तो वहां पर उनके स्वागत के लिए इस बार कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका का नहीं गया हुआ था। वहां पर जो लोकल वहां पे बॉडी है या लोकल जो आम जनता है, जो अपनी संस्कृति, अपनी परिवेश से जो जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को वहां पर भेजा गया था। ढोल, नगाड़े और ताशे के साथ वो गए हुए थे, अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में अपने पारंपरिक गीतों का वहां पर प्रदर्शन करते हुए, नृत्य का प्रदर्शन करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी साहब का वहां पर स्वागत किया गया। इस दौरान वे अगली बड़ी जो उनकी सफर थी, अगला जो देश था उनके विदेश यात्रा में, तो दक्षिण अफ्रीका के बाद वो चले गए ब्राजील, और ब्राजील में भी बदला हुआ रुख उनको देखने को मिला। इस दौरान मैं आपको पढ़ के बता दूं कि यूएई को प्रवेश दिलाने व पाकिस्तान को रोकने में मिली है बड़ी कामयाबी। लंबी माथापच्ची यह तय हो गया कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में समूह के विस्तार पर सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी है। जी हाँ, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई। अगली और अंतिम बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ट्रंप का आत्मसमर्पण, 22 मिनट जेल में रहे हैं कैदी नंबर पीओ, और एक कैदी नंबर उनकी संख्या दी गई है। 22 मिनट जेल में रहे, $2 के ब्रांड पर रिहा हुए। जी हाँ, $2 जो है वो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड पर उनको रिहा किया गया। कोर्ट रूम के बजाय जेल जाना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। जी हाँ, मैं थोड़ी सी खबर को विस्तार देते हुए, ट्रंप के खिलाफ 4 अलग अलग शहरों में मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन जॉर्जिया के मामले में आत्मसमर्पण पूर्व 3 मामलों से अलग है। यह आत्मसमर्पण रात में किया गया, जहां उन्हें कोर्ट रूम के बजाय जेल जाना पड़ा। वह 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के लिए चुनावों में अहम माने जाने वाले राज्य जॉर्जिया में पहुंचे थे। इस दौरान ट्रंप शाम 7 बजे के बाद अटलांटा पहुंचे, जहां उन्हें उनको गिरफ्तारी देनी पड़ी, और वहां पर प्रक्रिया के दौरान उन्हें $2 का बॉन्ड भरना पड़ा, और उसके बाद फिर उनको जमानत पर रिहा किया गया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब जाते जाते मैं आपको कुछ मुंगेली की या अपने आसपास की खबरें आपको बता दूं। सबसे पहले अगर हम बोधरी की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो बोधरी मंडल के कार्यकर्ताओं से मिले असम के विधायक, और इस दौरान वे घूम घूम कर, गाँव में घूम घूम कर, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया हुआ है, जो लगातार घूम रहा है और घूम घूम कर ये कह रहा है कि निसंदेह इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में बनाने वाले हैं। ये बात अलग है कि तस्वीरों से निकलकर सामने आई कि उनके उस मीटिंग्स में, उनके उस कार्यक्रम में लोगों की भीड़
बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। 8-10 लोगों को खड़े करा के उनके द्वारा फोटो खींचा गया है। इस दौरान हम आपको बता दें, मितानिनों ने घेरा कलेक्ट्रेट, कहा कब मिलेगी प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति की राशि। मितानिनों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। 4 माह से सीएमएचओ और कलेक्ट्रेट के काट रहे हैं चक्कर। पैसे के अभाव में घर चलाना हो रहा है मुश्किल, ये मितानिनों का कहना है। लगातार बिलासपुर कलेक्ट्रेट का दौरा इनके द्वारा किया जा रहा। भारी संख्या में कहें 200 की संख्या में मितानिनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वहां पर उन्होंने एक बार फिर से कलेक्टर से मिलकर अपने वेतन विसंगति और वेतन में बढ़ोतरी और वेतन न मिलने की समस्याओं को उन्होंने सामने रखा। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास बीएड डिग्रीधारियों पर वज्रपात। जी हां, प्रदेश शिक्षक संघ ने शुरू किया विरोध। शासन से उचित निर्णय लेने की गई है मांग। परीक्षा परिणाम के बाद भी बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग से हो रहे हैं बाहर। ससुर और बहू ने एक साथ पेश की है दावेदारी है, जिसपे एक बार फिर से कांग्रेसी खेमे में जो वंशवाद है उसके तरफ ध्यान आकर्षण करते हुए एक बार फिर से इस प्रकार की खबरें छपाई जा रही हैं। रायगढ़ में चाचा और भतीजे ने मांगे हैं कांग्रेस से टिकट। राष्ट्रपति का प्रवास है, अभी बिलासपुर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान विश्वविद्यालय परिषद को चकाचक किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में युद्ध स्तर पर चल रही है सारी तैयारियां। सुरक्षा मानकों पर होगा विशेष परिपालन। 28 को पीएचडी और 76 को गोल्ड मेडल दिया जाना है। परिसर में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने मुआवजा देने का भी मुलाकात करने का भी ऐलान किया गया है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। कुछ समस्याएं लगातार देखी जा रही हैं लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर, लेकिन फिर भी हम सभी समस्याओं का सामना करते हुए आप तक कोशिश कर रहे हैं कि हर खबर त्वरित रूप से पहुंचाया जा सके। मैं कोशिश करता हूं कि सुबह 9 बजे लाइव हो और 9 बजे आपके साथ वार्तालाप करते हुए आपके समक्ष इन खबरों को सामने रखूं, लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट रखें, हमारा हौसला अफजाई करें, जिससे हम अपनी बातें, आपकी बातें मुखरित